सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से अफ़गानिस्तान जाने के लिए फ़रार हो गया। सबसे पहले मैंने एक पासपोर्ट का बंदोबस्त किया, उस पर मैं बांग्लादेश गया सबसे पहले, और फिर वहाँ जाके मैंने एक उसकी तैयारी की अफ़गानिस्तान जाने के लिए। और जब सभी तैयारियां पूर्ण हो गई तो फिर मैं अफ़गानिस्तान काबुल पहुंचा। सबसे पहले करीब 800 सालों से उनके जो समाधि थी उसके ऊपर जूते चप्पल रख के वो लोग अपमान करते थे। क्यों? करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक स्थान है देयक, वहाँ पे हमारे इन महान सम्राट की मिट्टी समाधि मौजूद है। मैं वहाँ पहुँचा, हमने प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जा सकता है। तो शुरुआती प्रयास तो असफल हो गए, उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया एक बार। एक दिन ऐसा भी आया कि प्रयास में सफलता मिली और उनकी मिट्टी को वापस लेकर मैं अफ़गानिस्तान से भारत आया। चंबल की सबसे मशहूर डकैत मानी जाती थी फूलन देवी, हर इलाके में उनका खौफ चलता था और एक साथ 22 राजपूतों की हत्या कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी है। 5 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ठान रखी थी कि जो हमारे 22 राजपूत भाइयों की जो हत्या हुई है उन हत्या का बदला हमको लेना है। और 21 वर्ष की उम्र होते होते इन्होंने उस बदले की आग को निकाल दिया। देखिए, आपको बता दें कि राजपूत समाज के सिरमौर और वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान से अस्थियों को लाने वाले शख्स अभी हमारे साथ मौजूद हैं, शेर सिंह राणा, जो कि अपने समाज के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिनको राजपूत समाज को इन पे नाज होना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरा की धरती पे। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है आरा की धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं शायद उतना तो मैं अभी लायक नहीं हूँ, लेकिन बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपके सभी दर्शकों को मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, बहुत प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में भी उनका स्वागत करता हूं। सर, जिस तरीके से आपने कैसे मन में ख्याल जगी कि, क्योंकि बहुत अरसों से लोगों की मांग थी भारत सरकार से कि वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को पुनः उनके स्वदेश, उनके देश में, इंडिया में लाया जाए। उसके बाद आपने ये बड़े कारनामे कर दिखाए, दूसरे मुल्क में जाके इस तरह के कारनामे कर दिखाए। कैसे मन में इच्छा जगी थी सर? देखिए, हमारे इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं, महान योद्धा रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोपरि दिया। अपने तो प्राणों की आहुति दी ही, इसके अलावा अपने पूरे परिवार या पूरे ख़ानदान या पूरे राजपाट की भी आहुति दी। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको सम्मान दें। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, जो पूरे भारत के सम्राट थे और दिल्ली का आखिरी भारतीय सम्राट भी उनको बोला जाता है, हिंदू सम्राट, तो जब उनका युद्ध हुआ और उनको जब धोखे से बंदी बना लिया गया तो उनको अफ़गानिस्तान लेके गया मोहम्मद गौरी, और करीब 800 सालों से उनके जो समाधि थी उसके ऊपर जूते चप्पल रख के वो लोग अपमान करते थे। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी ने वहाँ पे कैद में रहने के दौरान भी शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार दिया था, और इस कारण से उनका अपमान 800 सालों से वो लोग करते थे। जब ये जानकारी हम लोगों को यहाँ पर मिली, भारत के लोगों को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू होने लगे। लोग धरना प्रदर्शन करते थे कि भाई हमारे जो सम्राट हैं उनकी समाधि वहाँ से वापस लेके आनी चाहिए। इसके लिए जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो उन्होंने भी प्रयास किया था अपने स्तर पे। जब वो विदेश मंत्री थे तब भी उन्होंने प्रयास किया था और ये जानकारी उन्होंने लोकसभा में भी दी थी, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली। तो सर, भारत सरकार ने वो काम नहीं कर दिखाया, लेकिन आपने ये कारनामे को ये कर दिखाया सर। देखिए, ये तो ईश्वर की इच्छा होती है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति से करवाना है। तो मेरा सौभाग्य है कि इसके लिए प्रभु ने मेरा चयन किया। सन 2001 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में
एक मुकदमे में मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसके कारण मैं तिहाड़ जेल में था। और वहाँ रहने के दौरान जो मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी थे, जब अखबार में टीवी में हम ये खबरें देखते थे तो मन विचलित होता था। एक दिन ऐसे ही हम लोगों का आपस में बातचीत हुई कि भाई ये बड़ा ख़राब बात है, और मैंने उनको कहा कि अब देखिएगा भारत सरकार इसको वापस लेकर आ जाएगी। तो वो लोग हंसने लगे और कहने लगे कि आप लोग तो आलू खाने वाले लोग हैं और आपके देश में इतनी किसी में हिम्मत नहीं है, और 800 सालों से जब कोई नहीं लेके आ पाया तो अब भी इसको लाना संभव नहीं है। तो मेरे मुख से ये निकल गया कि मैं लेके आऊँगा। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि चलिए अफ़गानिस्तान जाना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए। हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं और हम लोग तिहाड़ से नहीं निकल पाते, तो आप पहले यहाँ से ही निकल के दिखाइए। तो उसको एक चैलेंज के रूप में हमने लिया और प्रभु की कृपा रही। सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से अफ़गानिस्तान जाने के लिए फ़रार हो गया। ये हमारे देश की आज तक की सबसे बड़ी एस्केपिंग मानी जाती है, फ़रारी मानी जाती है। 2004 में फ़रार होकर मैं सबसे पहले मैंने एक पासपोर्ट का बंदोबस्त किया। कोलकाता और से? नहीं, पासपोर्ट मेरा ये झारखंड से बना था। अच्छा। रांची से। जी। उस पर मैं बांग्लादेश गया सबसे पहले, और फिर वहाँ जाके मैंने एक उसकी तैयारी की अफ़गानिस्तान जाने के लिए। और जब सभी तैयारियां पूर्ण हो गई तो फिर मैं अफ़गानिस्तान काबुल पहुंचा। सबसे पहले काबुल पहुंचने के बाद, क्योंकि शुरुआती जो मुझे जानकारी थी वो ये थी कि इनकी जो समाधि है वो कंधार के अंदर है, तो मैं कंधार पहुंचा अगले दिन ही। लेकिन मैंने बहुत दिन तक वहाँ पे अकेले थे या और भी लोग आपके साथ में से? सर नहीं, मैं अकेले वहाँ अकेले आप चले गए थे? हाँ, मैं अकेले। देखिए, सबसे बड़ी आपको बात बता रहे हैं कि इंसान जब कुछ करने को ठान लेता है ना, तो वो बड़ी चीज़ नहीं होती है। इनकी बातें में कहीं ना कहीं ऐसी सच्चाई दिख रही है कि इन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है कि आज तक कोई तिहाड़ जेल से नहीं निकला है। तिहाड़ जेल क्योंकि भारत का सबसे सख्त जेल माना जाता है, उसके बाद भी इन्होंने तिहाड़ जेल से निकलने का काम किया। और ये मतलब शेर सिंह राणा बता दें आपको कि अफगानिस्तान गए, उसके बाद भी बड़े बड़े कारनामे करते रह गए। सर और बताइए सर क्या है? तो कंधार में मैंने खोजबीन की, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद भी कंधार में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। उसके बाद जो है मैं दूसरे इलाकों में खोजबीन शुरू की, गजनी में, हेरात में, और भी अनेक स्थानों पे मैं गया। करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक स्थान है देयक, वहाँ पे हमारे इन महान सम्राट की मिट्टी समाधि मौजूद है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करी। अगर आप चाहें तो अगर आप यूट्यूब पे शेर सिंह राणा अफ़गानिस्तान वीडियो लिखेंगे तो वो जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया था सब चीज़, वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा सुना था वैसा सत्य पाया। वहाँ पे उनका अपमान किया जा रहा था उनकी समाधि के ऊपर, और जो उनके साथी थे चंद्र बरदाई कवि, उनके ऊपर भी जूते चप्पल रखे जाते थे वहाँ के लोग। हाँ, जो भी दर्श मतलब मोहम्मद गौरी के समाधि स्थल पे जाता था फिर। हाँ, तो फिर हमने प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जा सकता है। तो शुरुआती प्रयास तो असफल हो गए, उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया एक बार। अच्छा। लेकिन आप सबकी दुआओं ने फिर ऊपर कैसे वाले की छूटे कृपा सर से, आप वहाँ से? बस ये तो इसमें तो ईश्वर की कृपा रही कि मेरे जीवन का जो है जीवन मेरा बचा। उनके चंगुल से मुझे उन्होंने छुड़वाया ऊपर वाले ने, और छूटने के बाद फिर से मैंने अपने प्रयास को शुरू किया। मतलब हिम्मत आप नहीं हारे? हाँ, देखिए कई प्रयास करने पड़े। जी। अगर ऊपर वाला उतनी हिम्मत नहीं देता तो जब पहले ही प्रयास में असफलता मिल गई, दूसरे में असफलता मिल गई, या पकड़ लिया गया, तो मुझे लगता है कि अगर हिम्मत नहीं दिखाते, दृढ़ निश्चय नहीं होता, तो फिर शायद मैं वापस आ जाता बिना कामयाब हुए। लेकिन क्योंकि मन में एक निश्चय किया हुआ था कि या तो जो है डेड बॉडी
आनी है या तो आना ही नहीं है। जी। मतलब कि वापस आना है तो उनकी मिट्टी को, अपने पूर्वज के सम्मान को वापस लेकर ही आना है। तो बार बार प्रयास करता रहा मैं, और अंतिम एक दिन ऐसा भी आया कि प्रयास में सफलता मिली और उनकी मिट्टी को वापस लेकर मैं अफ़गानिस्तान से भारत आया। सर हिम्मत कैसे आ रहा था, क्योंकि आप अकेले थे, अकेले थोड़ा सा तरह तरह के मन में ख्याल आते हैं, फिर आप अकेले जाएं दूसरे मुल्क में जाके इस तरह से किए, आपका मतलब हिम्मत कैसे आती थी सर आप में? देखिए, हिम्मत तो जब आदमी का एकदम जो कोई टारगेट होता है, जब वो उसके प्रति एकदम दृढ़ निश्चय बना लेता है, तो हिम्मत भी ऊपर वाला खुद ब खुद दे देता है। लेकिन अगर मैं एक नाम कहूँ कि उनकी प्रेरणा से मुझ में ज़्यादा हिम्मत आती है, तो वो मेरी माताजी हैं। जी। ये जब मैं अफ़गानिस्तान में था तो इसी दौरान ही मेरे जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग 3 भाई हैं और इत्तेफाक से जो है कोई भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया। तो जब मुझे जानकारी मिली कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, और उस दौरान मैं फ़रार था और अफ़गानिस्तान में था, तो मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने माताजी से बात की। तो फरारी के कारण पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मेरी माताजी ने मेरा यही कह के हौसला बढ़ाया कि भाई, जो प्रभु श्री राम थे वो भी अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, और आप जिस कार्य के लिए गए हुए हो, क्योंकि वो अपने महान पूर्वज के सम्मान को बचाने वाला काम है, तो आप उसी पर ही फोकस करो और यहाँ की चिंता मत करो। तो उनसे मेरे को एक हिम्मत मिली कि भाई, जब मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार तक पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, मन को बहुत पीड़ा तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, यहाँ से मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की और चंद्र बरदाई जी की मिट्टी को वापस लेकर ही जाना है। देखिए, ये ऐसे शख्स हैं, देखिए आज भी हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे लोग हैं, जैसे कि ये अभी हमारे साथ शेर सिंह राणा हैं, और ये अपने पिता की मतलब अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, क्योंकि अपने पूर्वजों की, अपने समाज के लिए इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को ये लाने के लिए गए थे, और इनकी माताजी जो है, इनका कहीं ना कहीं हौसला जो है अफजाई करने का काम किया है। सर देखिए, जिस तरीके से माना जाए कि जो राजपूत के लोग होते हैं, राजपूत जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं बचपन से दृढ़ संकल्पित होते हैं कि इन्होंने 5 वर्ष के, महज 5 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ठान रखी थी कि जो हमारे 22 राजपूत भाइयों की जो हत्या हुई है, उन हत्या का बदला हमको लेना है। और 21 वर्ष की उम्र होते होते इन्होंने उस बदले का मतलब बदले की आग को निकाल दिया। सर कितने महज उम्र होगी जब आपने इनकी हत्या की थी, फूलन देवी की, जब, क्योंकि चंबल की सबसे मशहूर डकैत मानी जाती थी फूलन देवी, हर इलाके में उनका खौफ चलता था, और एक साथ 22 राजपूतों की हत्या कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें एक सुधार करना चाहूँगा कि जो आपने ये जानकारी दी, और अभी तक इससे पहले सभी को ये जानकारी ही थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है थोड़ी जानकारी का अभाव बोल सकते हैं कि फूलन ने जो है 22 राजपूतों को मारा था। जिस भीमई कांड में ये कहा जाता है कि फूलन ने 22 राजपूतों को मारा था, एक्चुअली में वो असत्य बात है। मरने वालों में सिर्फ राजपूत समाज के लोग नहीं थे, मरने वालों में एक दलित समाज का व्यक्ति भी था जिसका नाम है राम अवतार कठेरिया जी। तो वो धानक समाज से है, और दूसरा जो है एक पिछड़ी जाति से था जिसका नाम है तुलसी राम मौर्य, जो कुशवाहा समाज से है, जो माली जिनको बोलते हैं जी। और तीसरा जो है एक मुस्लिम था जिसका नाम है नज़ीर खान, और एक और मुस्लिम है जो उसमें जख्मी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि फूलन ने उस दिन राजपूत लोगों को ही मारा था, फूलन ने दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण सभी लोगों की बेमई कांड में हत्या की थी। ये जितने भी लोग उसमें जो मरे थे, सब लोग बेगुनाह थे,
उनका ये अभी तक ये प्रचार किया जाता है कि फूलन ने अपने साथ जो बलात्कार हुआ उसका बदला लेने के लिए इस बेहमई कांड को किया, इसमें इनकी हत्या की। अच्छा, कितनी सच्चाई है? बलात्कार हुई थी या नहीं हुई थी सर इसमें? देखिए, मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये लोगों को चैलेंज है कि फूलन ने जिन भी लोगों की हत्या की, जो ये आपने जिन बताया बेहमई कांड में, उनमें से कोई भी व्यक्ति ना ही डाकू था ना ही बलात्कारी था। ये जिनका मैंने आपसे नाम बताया, ये लोग मजदूर थे, ये बेहमई के भी नहीं थे। उस गांव में जो है मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। अभी पीछे ही अखबार में छपा हुआ था इनकी पूरी डिटेल। ये मजदूर थे, गरीब परिवार के थे, मजदूरी करने गए थे। तो ये कोई डाकू नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी हत्या कर दी। तो और वो जो दूसरे लोग मरे वो भी सब आम लोग थे गांव के। कोई 16 साल का था, कोई 15 साल का था। तो इतनी छोटी छोटी उम्र में जो है सब लोगों की हत्या करी। और फूलन के साथ जो बताते हैं कि बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा ख़राब हुआ, तो मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न करता हूँ कि फूलन को ये कहते हैं कि भाई उसकी छोटी उम्र में शादी हो गई, ये एक उसके साथ अन्याय हुआ। तो शादी किसने की? शादी उसके माता पिता ने की। फिर बोलते हैं कि जो उसका जो पति था वो अधेड़ उम्र का था और वो उसके साथ गलत हरकत करता था, उसके साथ मार पिटाई करता था और उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उसका जो पति था वो तो उसके समाज का ही था, उसके माता पिता के द्वारा ही चुना गया था। तो इसमें ठाकुरों की क्या गलती है? उसके माता पिता ने उसकी छोटी उम्र में शादी की, उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, तो इसमें तो उन्हीं की ही गलती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया फूलन के। तो ज़मीन पर कब्जा किसने किया? जो उसके सगे ताऊ चाचा के लड़के थे, उन्होंने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया। उसके बाद उनसे उसका झगड़ा हुआ, जिसके कारण वो पहली बार जेल में गई। उसके बाद जब वो जेल से छूट के आई, तो जब उसको डाकू अपने साथ लेकर गए तो वो विक्रम मल्ला लेकर गया। तो आप मुझे बताइए कि उसकी जल्दी शादी हुई, उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, उसकी ज़मीन पर कब्जा किया, विक्रम मल्ला उसको डाकू बनाने के लिए अपने साथ लेके गया। तो इसमें ठाकुरों की क्या गलती है? इसमें किसी दूसरे समाज की तो कोई गलती ही नहीं है। सारी गलती तो उसके अपने परिवार की है, उसके अपने लोगों की है। लेकिन इस देश में जातिवाद का जहर घोला जाता है, इसलिए इन चीज़ों को जो है क्लैश करवाए जाते हैं राजनीतिक उद्देश्य के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जब फूलन के जब डाकू बन गई तो दो डाकुओं के गिरोह की आपस में रंजिश थी, लड़ाई थी। उस डाकुओं की रंजिश में कोई गिरोह, चाहे वो ठाकुरों का हो चाहे वो किसी भी जाति का हो, डाकुओं की कोई जाति धर्म तो नहीं होती। अगर किसी ने फूलन के साथ गलत किया तो हम लोग इतने घटिया लोग नहीं हैं कि कभी भी गलत करने वालों का फेवर करें। अगर किसी महिला का कोई रेप करता है, कोई उसके साथ गलत हरकत करता है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर फूलन के साथ जिसने भी गलत किया, अगर फूलन उनकी हत्या करती, उनको मारती, तो शेर सिंह राणा उनका सबसे बड़ा सपोर्टर होता। लेकिन कोई दुनिया में, ये मेरा चैलेंज है कि ये साबित कर दे कि फूलन ने कभी भी उन लोगों की हत्या करी या उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया। उसने तो अपने जो उनका गैंग था उसका भय कायम करने के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या करी। जो गिरोह था डाकुओं का, जिनसे उसकी लड़ाई थी, श्री राम और लाला राम का गिरोह था, तो उनको फूलन मारती। हम सब लोग उसका साथ, हम उनकी वाहवाही करते कि भाई बहुत अच्छा काम किया, श्री राम को मारा, लाला राम को मारा। लेकिन जो डाकू गिरोह थे उनको तो वो मार ही नहीं पाई। उसने तो गांव में गई, वो डाकू मिले नहीं, तो उसने बेगुनाह लोगों को मार दिया। तो जो शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन फिल्म बनाई, उसमें क्या है कि नमक मिर्च मसाला लगा के इस तरह से दिखाया गया कि ठाकुर लोगों ने बड़ा उसके साथ अत्याचार किया और उसका बदला लेने के लिए उसने लोगों को मार दिया, और ऐसा दिखाया कि डाकुओं को ही मार दिया। लेकिन ना तो उसके साथ किसी व्यक्ति ने अत्याचार किया, वो उसके परिवार के अत्याचार के कारण डाकू बनी,
और डाकू बनने के बाद अपने गिरोह का नाम करने के लिए डकैतियां डालते हुए उसने बेगुनाह लोगों की हत्याएं करी, और एक दो नहीं 100 से ज़्यादा लोगों की। सर उस समय आपकी उम्र क्या थी जब ये भीमा जब कांड हुआ था सर, हत्याकांड हुआ था, उस समय आपकी उम्र? देखिए, ये जो कांड है भेमई कांड जिसको बोलते हैं, ये हुआ है 14 फरवरी 1981 में। जी, आपकी उम्र क्या थी सर उस समय? मैं उस समय करीब 5 साल का रहा होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, जो आपने कहा कि भाई हत्या की या जो भी आपने बताया। देखिए, अभी मेरे ऊपर ये आरोप लगा जी, और अभी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है दिल्ली की, वहाँ पे केस हमारा पेंडिंग है, और जो जज साहब हैं वो हमारे लिए भगवान का रूप है। वो जो फैसला करेंगे वो हमें स्वीकार्य है हमेशा। वो कहेंगे कि भाई हाँ हत्या की तो मानेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं मानेंगे। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि फूलन ने भी कई बेगुनाह लोगों को हत्या करी थी। मेरे ऊपर ये हत्या का आरोप लगा फूलन देवी का। फूलन ने बहुत बेगुनाह लोगों की हत्या करी। ये इन्फॉर्मेशन लोग इस बात से कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि देखो ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया। अरे भाई, मरने वालों में ठाकुर ही नहीं है, आपके दलित भाई भी हैं, आपके पिछड़े समाज के भाई भी हैं, आपके मुसलमान भाई भी हैं। और मेरा चैलेंज है, कोई पूरे भारत में मेरी इस बात को झूठा साबित कर दे, क्योंकि एफआईआर में मरने वालों के नाम है जी, मरने वालों के नाम है उसमें चार्जशीट में। अभी उन्होंने 1 महीना पहले ही जो एप्लीकेशन लगाई है, तो कोई हवाई बात नहीं हम कर रहे। तो जो न्याय होता है वो ईश्वर करता है, और मैंने किया या नहीं किया, देखिए मैं आज इस बारे में अपने मुख से कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट देगी। सर आपसे एक सवाल है कि आप समाज के लिए इतना किए हैं, आपके लिए समाज सर क्या कर रही है? समाज के लोग सर आपके साथ कितना है? देखिए, हमने कभी इस बात की चिंता नहीं करी कि समाज हमें वापसी में क्या देगा, या मैं अपने समाज की बात नहीं करता। जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि मिट्टी मैं अफ़गानिस्तान से लेकर आया, या चंद्र बरदाई जी की लेकर आया, तो वो सिर्फ राजपूतों के ही आन बान शान नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान जी या चंद्र बरदाई जी तो भाट समाज से थे। तो वो हमारे महान पूर्वज थे, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो हमारे देश में, वो सभी के महान पूर्वज थे। और मैं आपको बता दूं कि उनकी समाधि लाने के बाद मैं म्यांमार गया। मैं बहादुर शाह जफ़र की भी समाधि वापस लाना चाहता था। मेरी इच्छा भविष्य में सुभाष चंद्र बोस जी की भी जो जापान में स्मारक बना है, मिट्टी रखी है बताते हैं, उसको भी कानूनी तौर पे वापस लाने की इच्छा है। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया है, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसका सम्मान होना चाहिए, और बड़े सोच के साथ हमें पूरे सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नाम से राजनीतिक दल भी बनाया। आज हमारे साथ जो है हर जाति हर धर्म का व्यक्ति मिलके काम कर रहा है, क्योंकि हम जो सही है वो सही बोलेंगे, जो गलत है वो गलत बोलेंगे। इस नीति पर हम काम कर रहे हैं कि ना किसी के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ राजपा के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा मौजूद थे, और शेर सिंह राणा ने कई तरह के अपने मतलब जीवनी को लेके और कई तरह के इन्होंने खंडन किया फूलन देवी की हत्या को लेके। और जहां तक उम्मीद है, मतलब जहां तक आपको बता दें कि जो वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी अस्थियों को कैसे लाया, कई तरह के इन्होंने इस वीडियो में पूरा आपको दिखाया और बताया।